वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट 3। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 जो है आपका वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर हो गया है एंड उसमें बहुत सारे मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिटेल में कवर कराए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एसक्यूएल को कवर करने वाले हैं, जो हमारी सारे के सारे टॉपिक्स हैं एसक्यूएल के। हमारे डेटा टाइप्स, उसके बाद हमारे टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल से किस तरीके से हम लोग टेबल्स को बना सकते हैं, उसको सिंटेक्स क्या है, देन इंसर्ट क्या होता है, किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, अपडेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, ट्रंकेट कमांड क्या होती है, सेलेक्ट कमांड क्या होती है, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिट्रीविंग रोज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, किस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं कंपैरिजन करते हुए। एंड उसके बाद हमारे पास कंबाइनिंग कंडीशनल विद लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी हमारा इसी का पार्ट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। हमारे पास लाइक ऑपरेटर होता है जिसको हम मैचिंग बोलते हैं। एंड उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस आएंगे आपके। नेक्स्ट जो है आपके पास आता है हैविंग क्लॉज आएगा। हैविंग क्लॉज के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ग्रुप बाय का आता है। एंड नेक्स्ट जो आएगा आपके पास व्यू का टॉपिक आएगा। एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो हम लोग लास्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करते हुए अपडेट, कास्केडिंग एंड ये सब चीज़ें भी जो है इसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। एंड जो बेनिफिट्स हैं हमारे, इसकी कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद आती है हमारी दो कमांड्स होती है, ग्रांट एंड रिवोक कमांड होती है, जो हमने अपनी लैंग्वेजेस के अंदर देखा था, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आती है कमिट एंड रोल बैक कमांड, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड हम सारे जो चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं। लंबी थोड़ी सी वीडियो हो सकती है बट बहुत अच्छे से आपको सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी, किस तरीके से आपको सिंटेक्स मेंशन करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अ कॉलम डेटा टाइप इज एसेंशियली द टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट दैट विल बी यूज्ड टू स्टोर डेटा इन ईच कॉलम। हमारे पास कॉलम्स एंड रोज होती हैं, तो कॉलम्स के अंदर जब हम लोग डेटा को डालना चाहते हैं, मतलब कॉलम क्या है, जैसे नेम है, ठीक है, नेम जो है हमारे कॉलम है, रोल नंबर हमारे कॉलम है, तो उस नेम वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाने वाले हैं, नीचे रोज बनाने वाले हैं। तो उस पर्टिकुलर रो में किस तरीके का डेटा एंटर होगा, ये हमारा बेस होगा किस पर, कॉलम पर। तो उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे थ्रू डेटा टाइप्स के। इंटीजर टाइप का डेटा जाने वाला है, कैरेक्टर टाइप का डेटा जाने वाला है, बुलियन टाइप का डेटा जाने वाला है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हमारी किस में हम लोग डेटा टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक रेंज होती है हर एक कैरेक्टर की, हर एक इंटीजर की, कितना लंबा जो है हम लोग अपने नंबर को स्टोर कर सकते हैं, कितना छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अ डेटा टाइप गाइडलाइंस फॉर एसक्यूएल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज एक्सपेक्टेड इनसाइड ईच कॉलम। अगर हमने नेम टाइप का कॉलम बनाया है, दैट मीन्स वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसमें कैरेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा, हम उसमें इंटीजर टाइप का डेटा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हम लोग क्या समझते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा जाने वाला है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई हाउ एसक्यूएल विल इंटरेक्ट विद द स्टोर डेटा, यानी कि किस तरीके से हमारी जो एसक्यूएल है वो इंटरेक्ट करेगी डेटा से। ये हमारे डेटा टाइप जो है वो हेल्प करते हैं हमें समझने में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा, जो बेसिक आपके जो यूज होते हैं कॉमनली, मैंने वो वाले यहाँ पर रखे हैं। तो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा होता है, कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंग इंट होता है जो इंटीजर टाइप को ही स्टोर करेगा, लेकिन उसकी जो रेंज है आप देख सकते हो यहाँ पर -263 की पावर में प्लस 2 की पावर 63 तक है। तो आपने इनकी जो रेंज है वो याद रखनी है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो आपको इनकी रेंज को मेंशन करके आना है, ठीक है। उसके बाद इंट होता है, इसकी आपने रेंज मेंशन करनी है। फिर स्मॉल इंट होता है, फिर टाइनी इंट होता है। उसके बाद जो बिट होता है, बिट क्या होती है हमारी जो बूलियन वैल्यू होती है 0 और 1 यानी कि ट्रू और फॉल्स, या फिर जो हमारी बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 या 1 ट्रू और फॉल्स के वे में इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, इसको हम बोलते हैं बिट। उसके बाद आता है डेसिमल वाली वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देन जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर एंड वैर कैरेक्टर, इन दोनों की जो लेंथ होती है मैक्सिममली 8000 कैरेक्टर को स्टोर कर सकती है। बट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो कैरेक्टर है, अगर मैंने क्या किया, इसके साथ में हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर कि हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 कैरेक्टर्स लिख दिया यहाँ पर, तो हर जो 4 कैरेक्टर मैंने लिखा है मेमोरी के अंदर, वो 4 कैरेक्टर की जो स्पेस है, ब्लॉक्स है, वो रिजर्व कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर वेर कैरेक्टर के अंदर अगर मैंने 4 लिखा है ब्रैकेट के अंदर और मैंने सिर्फ एक ही डेटा स्टोर किया है, एक ही कैरेक्टर स्टोर किया है, तो वो 4 ब्लॉक्स को रिजर्व नहीं करता, वो एक ही ब्लॉक की मेमोरी को रिजर्व करता है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे 4 चाहिए, जब मुझे 4 की जरूरत होगी, मैं जब 4 स्टोर करूंगी तभी वो जो है 4 का मेमोरी लेगा, लेकिन ये पहले ही ले लेगा। अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया 4 कैरेक्टर्स चाहिए तो वो 4 के 4 पहले ही रिजर्व कर लेगा, ये रिजर्व नहीं करता, ठीक है। यूज कर सकते हो आप 4 कैरेक्टर, बट रिजर्व नहीं करता, जितना आप यूज करोगे उतना उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी में स्पेस लेगा। तो इसके अंदर दोनों में मेजरली ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास डेट टाइप का डेटा टाइप होता है, जैसे कि हमें डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो उसका डेट ऑफ बर्थ का जो डेटा टाइप होगा उस टाइम पे डेट होता है, ठीक है। ऐसे ही टाइम होता है, एंड दोनों को स्टोर करना है तो डेट एंड टाइम होता है। तो ये मेजरली आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको शॉर्टली पूछा जाता है डेट टाइप्स तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मेन जो हमारा टॉपिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको जो है प्रैक्टिकल वर्क देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट थ्योरी पढ़ेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, RDBMS होता है, उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो अ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर क्रिएटिंग टेबल वी हैव टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल बाय एडिंग कॉलम्स एंड प्रोवाइडिंग डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन कॉलम, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के अंदर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे किस टाइप का डेटा उसके अंदर जाने वाला है, कितना साइज एक डेटा टाइप का होने वाला है, तो उस तरीके से हम लोग टेबल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक सिंटेक्स होता है। अब हमारी जो DBMS है उसके अंदर आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, तो जो हमारी कमांड है उसका सेम ही मतलब है। तो आप क्रिएट कमांड को पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, राइट। तो हम लिखेंगे क्रिएट। उसके बाद ये जो टेबल है ये हमारा कीवर्ड है, आप टेबल का कीवर्ड लिखोगे क्रिएट टेबल। उसके बाद अपने टेबल का नाम लिखना है। यहाँ पर आप लिखोगे हमारा जो टेबल का नाम है, जो भी आप रखना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, स्टूडेंट रखा, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली जो है ब्रैकेट्स ओपन करनी है और उसके बाद आपको लिखना है अपना कॉलम का नाम। तो आप अपने कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हो, नेम रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उस नेम का आपके क्या यहाँ पे मेंशन करना है, डेटा टाइप मेंशन करना है। तो नेम का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, वेर कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर भी रख सकते हैं, वेर कैरेक्टर क्यों रखेंगे अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। नाम जो है मेरा 5 लेटर्स का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 20 ले लिया, बट जितना भी मैं चाहूंगी अपना नाम उतना स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा डालकर अगर आप चाहते हो और भी ज्यादा डेटा टाइप्स को स्टोर करना तो और भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 जो है गलती से लिख दिया, ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आप लिख दो रोल नंबर, ठीक है। आप रोल नंबर लिखोगे 10 नहीं आएगा यहाँ पर, रोल नंबर लिख दो। रोल नंबर फिर इंटीजर टाइप का होता है रोल नंबर, और उसको हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है। तो आप साथ में भी मेंशन कर सकते हो प्राइमरी की को, वरना इसका एक और तरीका होता है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नहीं है, रोल नंबर है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। उसके बाद आता है कॉमा, फिर हमने लिखा एज, और एज भी हमारे इंटीजर टाइप की हो सकती है। और उसके बाद हमने स्पेसिफाई कर दिया जो एज है हमारी 2 कैरेक्टर की ही होगी, कि ज्यादा से ज्यादा 99 तक पहुंच सकते हैं, 100 की एज किसी की नहीं होने वाली। तो हमने 2 कैरेक्टर तक लिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है क्रिएट करना किसी भी टेबल को। उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन आता है, क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल, मतलब एक जो टेबल है वो ऑलरेडी बना हुआ है और उस टेबल की हेल्प से हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग टेबल की हेल्प से जब आप दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल, मतलब एक टेबल बनाया है उसकी हेल्प से आप दूसरा टेबल बनाना चाहते हो। टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक टेबल इन कैन टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑल द कॉलम्स एंड अ स्पेसिफिक कॉलम्स, मतलब एक टेबल है जिसमें फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स हैं और आप एक और टेबल बनाना चाहते हो उसके जैसा। तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो, उसके अंदर 10 कॉलम्स है तो आपको सिर्फ 5 कॉलम की रिक्वायरमेंट्स है। तो उस पर्टिकुलर टेबल से आपको सिर्फ 5 कॉलम्स लेने हैं जिसका आप न्यू टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आपका तरीका हो सकता है, या फिर सेम का सेम जो टॉप टेबल है आपका वो उसको कॉपी करना चाहते हो। तो 2 तरीके हो सकते हैं, चाहे आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए हो या फिर पूरे के पूरे कॉलम्स चाहिए हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसका एक बेसिक सिंटेक्स होता है, सेम वही आप लिखेंगे क्रिएट एंड अपना टेबल लिखोगे, टेबल कीवर्ड। उसके बाद अपने न्यू टेबल का नाम आप पहले मेंशन करोगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट था और यहाँ पर आप क्या रखना चाहते हो, एम्प्लॉय रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे क्रिएट टेबल फिर एम्प्लॉय, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा
एस एज, ये भी हमारे कीवर्ड है, आप लिखोगे एज। उसके बाद आप लिखोगे सिलेक्ट, सिलेक्ट भी मेरी कमांड होती है, आप सिलेक्ट करना चाहते हो और इसका मतलब होता है स्टार का कि आप सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं पुराने वाले टेबल के अंदर उन सबको ही क्या करना चाहते हो, फेच करना चाहते हो। तो सिलेक्ट करना चाहते हो आप सारे के सारे टेबल्स को फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेबल कौन सा है मेरा, जो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो न्यू टेबल बनने वाला है, उसके बाद एज, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर आप लिख दोगे स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जो जो जितने भी कॉलम्स है, कौन कौन से कॉलम है, नेम है, रोल नंबर है एंड एज है, तीनों के तीनों कॉलम्स को क्या करो, एक नया टेबल बनाओ एम्प्लॉय नाम से, उसके अंदर भी तीनों के तीनों कॉलम्स आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके एग्जिस्टिंग टेबल से एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज सिलेक्ट, और यहाँ पर स्टार की जगह पे सिर्फ आप नेम लिखो एंड एज लिखो, नेम फिर कॉमा फिर एज फिर फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो कॉपी नहीं होगा, बाकी जो डेटा है वो सारा का सारा एग्जिस्टिंग टेबल में आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेबल से आपके न्यू टेबल में आ जाएगा। तो ये जो दो तरीके हैं इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। अब हमारे पास एक लिमिट जो होता है कीवर्ड होता है, इस कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो। इस कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, लिमिट लगाना मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना कि हमारा जो टेबल है उसमें सारे कॉलम्स आने चाहिए, कितने भी आप लाना चाहते हो। वी कैन स्पेसिफाई लिमिट कीवर्ड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल इन विच टेबल इज क्रिएटेड विद ऑल द सेम कॉलम, सेम कॉलम चाहते हो आप, लेकिन उसकी कितनी रोज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, तो वहां पर कितना भी डेटा एंटर हो सकता है। पर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयज का नाम चाहिए, तो मैंने लगा दिया लिमिट 3, तो इसमें सिर्फ 3 ही रोज एंटर हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो लिमिट कीवर्ड का भी। आप इस वाले पोर्शन को छोड़ भी सकते हो। दो चीजें जो है आपने याद रखनी है, कैसे टेबल क्रिएट करा जाता है और कैसे एग्जिस्टिंग टेबल से मैं एक नया टेबल क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने टेबल बना दिया, उसके बाद मुझे उसमें इंसर्शन करनी है कि मुझे रोज को डालना पड़ेगा ना, कि किस तरीके से मुझे हर एक कॉलम की जो है नीचे रोज के अंदर वैल्यूज को पुट अप करना है। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यानी कि टेबल में नया रिकॉर्ड डालने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम दो तरीके से इस कमांड का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट कीवर्ड लिखते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल में लिखा है सब कुछ, तो इस तरीके से भी आपके पास वर्क करता है, और अगर आप स्मॉल में लिखोगे तब भी वर्क करेगा। इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद आप टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद आप पहले यहाँ पर क्या करोगे, मेंशन करोगे कौन कौन सा कॉलम है। अब देखो स्टूडेंट के अंदर हमने कौन कौन से कॉलम बनाए थे, नेम बनाया था, उसके बाद हमने क्या बनाया था, रोल नंबर बनाया था एंड एज बनाया था। तो सेम चीज आप यहाँ मेंशन करोगे, नेम, रोल नंबर एंड हमारी एज। उसके बाद आप लिखोगे वैल्यूज कीवर्ड, वैल्यूज के साथ आप क्या करोगे, वैल्यूज को डालना पुट अप कर दोगे। यहाँ पे डालोगे नेम की वैल्यू फॉर एग्जांपल सुधांशु, उसके बाद आप डाल दोगे रोल नंबर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4201, उसके बाद आप डाल दोगे अपने एज की वैल्यू फॉर एग्जांपल 18। तो यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दी है एक कमांड, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे एंड एंटर प्रेस कर दोगे, तो आपकी इंसर्ट हो गई है कमांड, ठीक है। उसके बाद if you are adding values for all the columns of the table, you do not need to specify the column names in the SQL query. However, make sure the order of values is in the same order as columns in the टेबल, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो आपका टेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट टेबल्स बनाया था और मुझे पता है कि सबसे पहले मैंने नेम रखा है, फिर रोल नंबर रखा है और फिर मेरी एज है, तो तीनों जो कॉलम्स है उसका मुझे सीक्वेंस पता है। और अगर आपको सीक्वेंस पता है तो फिर आपको ये वाला जो यहाँ पर कॉलम्स को स्पेसिफाई करने का तरीका है, इसको आप ओमिट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद वो जो हमने सारा लिखा था कॉलम वाला, वो वाला पूरा पोर्शन हटा दिया एंड सिंपल लिख दिया वैल्यूज, एंड हमने डालनी शुरू कर दी वैल्यूज। तो एक ये सिंटेक्स हमारे पास, और जनरली जो हम सिंटेक्स फॉलो करते हैं वो यही वाला फॉलो करते हैं, ये वाला जनरली नहीं करते, ठीक है। अब तीसरा तरीका हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल आप जो स्पेसिफिक कॉलम्स में ही वैल्यू को एंटर करना चाहते हो। हमारे पास कितने कॉलम थे, रोल नंबर का था, एज का था एंड नेम का था। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ नेम और एक सिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिटी भी एक कॉलम बनाया है, तो सिटी के अंदर मैं डेटा एंटर करना चाहती हूँ। तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम का नाम लिखोगे एंड उसके बाद हमने ब्रैकेट लगानी है, नेम और सिटी के अंदर ही डेटा एंटर करना है, एज के अंदर, रोल नंबर के अंदर नहीं करना। तो इन दोनों के अंदर आप लिखोगे पहले इनका नाम और उसके बाद वैल्यूज डाल दोगे इनकी अकेली, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। अब जो आप इंसर्ट कमांड लिखते हो तो सिर्फ आपने एक लाइन में नहीं लिखना, इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा और इन द टेबल और
ये सब लाइनें लिखनी रिकॉर्ड डालने के लिए यूज होती है। आपने प्रॉपर तरीके से बताना है उसको किस तरीके से वो जो कमांड है वो यूज करते हैं, सिंटेक्स में बताना है, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करके आप एक दो जो इंसर्ट कमांड यूज करके उसके अंदर डेटा डालकर भी दिखा सकते हो, ठीक है। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं बहुत सारा जो डेटा एक साथ में एंटर हो जाए, वो किस तरीके से होगा, पहले आप लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद अपने कॉलम स्पेसिफाई कर दो अगर आपको करने हैं तो, नहीं करने अगर आपको पता है तो इस चीज को छोड़ दो। उसके बाद वैल्यूज को पूरा आप यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ तक लगाओ, सेमी कॉलन की जगह पे आप कॉमा लगाओ और फिर से यही वाली वैल्यूज को रिपीट करो अलग अलग नाम के साथ, फिर आप दोबारा से कॉमा लगाओ और इस तरीके से सेपरेटेड बाय कॉमा आप बहुत सारी जो है वैल्यूज को डाल सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इंसर्ट कमांड। अपडेट कमांड होती है वो कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप अपडेट लिखोगे और देखो यहाँ पर जो है मेरे टेबल कीवर्ड नहीं आया है, बिकॉज ये क्या है, मेरी डीएमएल कमांड है, ठीक है। तो आप लिखोगे अपडेट लिखोगे, फिर टेबल का नाम लिखोगे और यहाँ पर क्या है, आपको सेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो याद रखना अपडेट कमांड हमारी कुछ ना कुछ सेटिंग करने के लिए यूज की जाती है, एंड सेटिंग से आगे करना, इसके अंदर हम लोग सेट का जो सेट कीवर्ड है उसका यूज करते हैं। तो आप लिखोगे सेट और उसके बाद आप क्या लिखोगे, कॉलम का नाम लिखोगे, किस कॉलम के अंदर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। उस कॉलम का नाम लिखने के बाद उसकी क्या वैल्यू चेंज करना चाहते हो वो लिख दोगे। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को चेंज करना चाहते हो, मल्टीपल कॉलम्स का डेटा चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट करने के बाद मल्टीपल कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अभी देखो किस तरीके से आप कर सकते हो। इफ वी डू नॉट specify the where clause, the whole rows are changed, so it's important to specify where clause, ठीक है। अपडेट कस्टमर सेट नेम, फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया नेम वाले कॉलम को कि मुझे नेम की वैल्यू क्या करनी है, प्रिया करनी है, बट कहाँ पे करनी है प्रिया, जहां पे रोल नंबर 1 है, ठीक है। मैं 1 रोल नंबर पर प्रिया करना चाहती हूँ, तो ये कंडीशन मुझे लगानी पड़ी। पर अगर मैं कंडीशन नहीं लगाती तो सेट नेम इक्वल टू प्रिया, तो प्रिया वाले कॉलम पे जितनी भी रोज होंगी सबका नाम प्रिया हो जाएगा अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगी। तो ये मेरा एक जगह पे हेल्पफुल है जहां पर मुझे सारी वैल्यूज को एक बार में चेंज करना है, तो मैं अपडेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास चेंज करनी है, ठीक है। अपन पीसी 4 सेमेस्टर में थे हम लोग, अब बीसी 5 सेमेस्टर में आ गए, तो हम क्या करेंगे, अपडेट, अब उसके बाद अपना टेबल का नाम लिखोगे स्टूडेंट, सेट क्लास इक्वल्स टू बीसी 5 सेमेस्टर और उसके बाद सेमीकोलन खत्म एंटर कर दोगे। दैट मीन सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो बीसी 5 सेमेस्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर वो चीज यूजफुल है। बट अगर आपको सिर्फ एक रो का डेटा जो है चेंज करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चेंज करना है एक रो के अंदर, तो वहां पर आप जो है वेयर कंडीशन लगाओगे, वेयर क्लॉज लगाओगे। अब वेयर क्लॉज क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट वेयर का मतलब होता है यहाँ पे वेयर कीवर्ड है, उसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप मैथमेटिक्स वगैरह में करते होंगे, रोल नंबर इक्वल टू 1, बस रोल नंबर जहाँ पे 1 है वहां पर क्या कर दो, प्रिया कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड कुछ भी डिलीट करने के लिए यूज होगी हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में से। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आप डिलीट लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे। अब कहाँ से करनी है डिलीट, टेबल के नाम से। देखो इसमें कोई फ्रॉम नहीं था, कोई टेबल नहीं था, बट इसमें सेट आया था। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब इसमें भी आपको कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत है और सेम रूल है, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो सारा का सारा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे। सेम वही चीज लगा सकते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे और आप लिख दोगे रोल नंबर इक्वल टू 1। तो जहां पर रोल नंबर इक्वल टू 1 है वो पूरी की पूरी जो एक रो है वो डिलीट हो जाएगी। तो पूरी रो डिलीट होगी, इसके अंदर आपको कॉलम डिलीट नहीं होगा, ठीक है। पूरी रो डिलीट होगी, जिसका रोल नंबर 1 होगा उसका नेम भी, उसका एड्रेस भी, उसका सिटी भी, उसकी एज भी कुछ नजर नहीं आएगा आपको पर, ठीक है। तो जो डिलीट कमांड है हमारे एक सिंगल रो को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। बट अगर हम लोग वेयर कंडीशन को नहीं लगाते तो हमारा सारा जितनी भी रोज हो वो सबकी सब डिलीट कर देती है, बट करती 1 बाय 1 ही है, ठीक है। पहले फर्स्ट रो डिलीट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, 1 बाय 1 करेगी, ठीक है। तो ये सिंगल रो को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली। उसके बाद आती है ड्रॉप कमांड, ये भी कुछ ना कुछ डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। बट ये क्या करती है, हमारी जो एसक्यूएल होती है लैंग्वेज, वो ये एसक्यूएल की ऐसी कमांड है जो हमारी जो भी डेफिनेशन होती है, फिर जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारे टेबल का, उसको भी डिलीट कर देती है, ठीक है। एंड ऑल द डेटा फ्रॉम 1 मोर डेटाबेस टेबल, जितना भी डेटा होता है डेटाबेस की टेबल में से सबका सब रिमूव कर देती है। इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पर ये कौन सी लैंग्वेज हमारी
DDL कमांड होती है जिसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, वो थी मैनिपुलेशन। ठीक है, ये कौन सी हमारी DDL? तो इट रिमूव्स ऑल डेटा, इंडेक्सिंग, कंस्ट्रेंट्स एंड परमिशन स्पेसिफिक टू द टेबल। मतलब टेबल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो हमारी कंस्ट्रेंट हो, प्राइमरी की हो, हमारे फॉरेन की हो, हमारे इंडेक्सेस हो, जितनी भी परमिशन हो, सब की सब डिलीट कर देती है ड्रॉप कमांड, बिल्कुल ड्रॉप कर देती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी हटा देती है और परमानेंटली डेटा है, मेटा डेटा है, डिक्शनरी है, सब डेटा जो है वो डिलीट कर देती है परमानेंटली। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तक नहीं बचता। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम मार्क्स, यानी कि जो हमारा ऑल्टर कमांड होती है उसके अंदर आप टेबल नेम लिखोगे। ठीक है, पहले आप लिखोगे ऑल्टर, टेबल का कीवर्ड लिखोगे, फिर आप टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद जो है आप ड्रॉप का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ड्रॉप है आपके पूरा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता, ये मेरे एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप BCA सेकेंड ईयर का जो आपके पास एक टेबल था, उसके अंदर सारे बच्चों का रिकॉर्ड्स था एंड टोटल मार्क्स थे। अब आपने उस टेबल को, BCA सेकेंड ईयर वाले टेबल को आपने, एग्जिस्टिंग टेबल था वो आपका, उससे आपने क्या बनाया, एक न्यू टेबल बनाया BCA थर्ड ईयर के नाम से। ठीक है, अब आप चाहते हो उसमें से जो मार्क्स वाला कॉलम है, अभी तो बच्चों के वो ही नहीं हुए, एग्जाम्स ही नहीं हुए, तो आप मार्क्स वाले कॉलम्स को हटाना चाहते हो। ठीक है, तो आप कैसे हटाओगे उसको? ड्रॉप कमांड की हेल्प से। पूरे का पूरा रिकॉर्ड है, चाहे उसमें आपके 100 बच्चे, 120 बच्चे हैं, आपको मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं है, एक एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन लगाकर आप डायरेक्टली सारा ही जो कॉलम है वो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो ऑल्टर कमांड है ये हमारी हेल्पफुल है कि हमारा पूरे का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा और इस केस में हमारे का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आती है मेरे पास ट्रंकेट कमांड, जो मेरी DDL कमांड ही है, बट ये क्या करती है, मेरे पास ड्रॉप कमांड क्या कर रही थी, पूरा डिलीट कर रही थी, बट वो क्या करती थी, स्ट्रक्चर को डिलीट कर देती थी। ये सब कुछ डिलीट कर देती है बट स्ट्रक्चर को बचा लेती है, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है हमारे टेबल का उसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, अगर हम चाहे फिर से उसी टेबल को रिपीट करना या फिर बनाना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है मेमोरी के अंदर, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर भी नहीं बचता, इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर बच जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में इन तीनों के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डिलीट कमांड है वो एक सिंगल रो को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, बट ये क्या है, पूरे टेबल को डिलीट कर सकती है बट 1 बाय 1 करती है। ठीक है, इसलिए जो मेरी डिलीट कमांड है वो थोड़ी स्लो होती है, बट जो ड्रॉप कमांड है वो सारे टेबल को डिलीट कर देती है और वो स्ट्रक्चर को भी साथ में डिलीट कर देती है। पर जो ट्रंकेट कमांड है वो सारा टेबल डिलीट कर देती है बट स्ट्रक्चर को बचा लेती है। ठीक है, और ये वाली जो कमांड है हमारी वो फास्टर होती है डिलीट कमांड से, क्योंकि काम तो वो डिलीट कमांड भी वही कर रही है बट उससे फास्टर है, बिकॉज ये एक बारे में सारा डेटा डिलीट करती है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्ट कमांड पे। सिलेक्ट कमांड हमारे कुछ भी जो डेटा है उसको सिलेक्ट करने के लिए, हम रिट्रीव करना चाहते हैं डेटा को, फेच करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर से, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। वी कैन फेच एंटायर टेबल और अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड रूल, कुछ रूल्स होते हैं इसको यूज करने के, स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। द रिटर्न डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल, जो भी हमारे पास डेटा आता है वो एक रिजल्ट टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है एंड वो जो रिजल्ट टेबल होता है उसको रिजल्ट सेट भी बोलते हैं। एंड डेटाबेस सर्वर्स इवैल्यूएटेड सिलेक्ट स्टेटमेंट एट लास्ट। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स है वो लिखी हुई है, दैट वो जो सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट होती है सबसे एंड में इवैल्यूएट होती है। अभी आप ये सब क्वेरी के अंदर जो टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट बेसिकली जो सिलेक्ट कमांड है वो आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, आप लिखोगे सिलेक्ट, उसके बाद जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो लिखो। अगर एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो सिर्फ एक कॉलम लिखो। उसके बाद अगर आप बहुत सारे कॉलम को करना चाहते हो फिर तो आप ना सेपरेट करके कॉलम्स के नाम लिख दो। तो यहाँ पर आप कॉमा नहीं लगाओगे, ठीक है, सिर्फ नेम, कॉलम, रोल नंबर आएगा फ्रॉम डेटाबेस नेम। उसके बाद अपने जो भी टेबल का नाम है आपका, उसके बाद उसका नाम लिख दोगे तो आपके पास वो सारे के सारे कॉलम्स वाला जो डेटा है वो आ जाएगा। अगर आप सारा डेटा चाहते हो टेबल को तो आपको सिर्फ ये एस्टेरिस्क का साइन यूज करना है, और अगर आप एक चाहते हो तो सिर्फ आपको एक कॉलम का नाम यूज करना है। ठीक है, ये हो गई सिलेक्ट कमांड। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है ऑर्डर बाय क्लॉज, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऑर्डर बाय क्लॉज होता है हमारा एसक्यूएल के अंदर, ये हमारे किसी न किसी रिजल्ट पे काम करता है और उस रिजल्ट के पर्टिकुलर जो कॉलम है हमारा उसके रिजल्ट पे काम करता है, क्वेरी फायर करता है, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है हमें कैसा चाहिए, सॉर्टेड पैशन में चाहिए। और सॉर्टेड पैशन में चाहिए, हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जब हम लोग ऑर्डर बाय
क्लॉज यूज करते हैं, तो हम जब हम मेंशन नहीं करते तो वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका सिंटेक्स देखोगे, पहले सिलेक्ट, उसके बाद किस किस कॉलम पे आप लगाना चाहते हो वो लिख दोगे नाम, फिर फ्रॉम लिखोगे, फिर टेबल का नाम लिखोगे, फिर ऑर्डर बाय इस तरीके से लिखना है, बीच में स्पेस है। उसके बाद किस कॉलम पे आप क्या लगाना चाहते हो, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग की ये वाली स्पेलिंग है, इन दोनों वाली स्पेलिंग्स को आपने मेंशन करना है, ठीक है। कॉलम का रिजल्ट जो आता है वो किस तरीके से आता है, कॉलम लिस्ट, द कॉलम लिस्टेड इन द ऑर्डर बाय क्लॉज डिटरमिन द ऑर्डर इन विच द रोज आर रिटर्न। तो ये किस तरीके से हमें देगा कॉलम लिस्ट के अकॉर्डिंग कि हमारी रोज किस तरीके से रिटर्न हो रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC यूज करते हैं, एंड जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर की है उसके लिए हम लोग DESC यूज करते हैं, एंड मल्टीपल कॉलम्स पर भी हम इसको लगा सकते हैं। अब लोग किस तरीके से लगाते हैं, देखो बेसिक ऑर्डरिंग इसकी ऐसे है, तो मैंने लिखा सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय लगाया कि लास्ट नेम जो है, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स ये मुझे किस में देगा, असेंडिंग ऑर्डर में देगा नाम। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएंगे, बिकॉज नाम क्या होते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग असेंडिंग में पहले AA वालों के नाम आएंगे, फिर BB वालों के नाम आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग चाहते हैं तो लास्ट नेम को हम लोग क्या कर सकते हैं, DESC लिख देंगे, और ये हमें लास्ट में मेंशन करना है। उसके बाद अगर मल्टीपल पे चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट का नाम है वो हमें असेंडिंग में चाहिए, बट जो हमारे लास्ट नेम है वो हमें डिसेंडिंग में चाहिए, तो हम इस तरीके से कॉमा डालकर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके यूज केसेस कहाँ आते हैं, बहुत सारा जो डेटा है हमें उसे डिस्प्ले करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में, तो उस तरीके से हम लोग के लिए यूजफुल है, ठीक है। रिपोर्टिंग हमें जनरेट करिए रिपोर्ट्स को, नीड है हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, हमें चाहिए कि वो उतने बच्चे आने चाहिए, उन सब बच्चों का नाम आना चाहिए जो टॉपर हैं, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, मार्क्स के ऊपर लगा सकते हैं इनको। डेटा एनालाइज करने के लिए कि हाईएस्ट 10 बच्चे कौन से हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं क्लास में, तो उस सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, अब ये इंडेक्सिंग और लार्ज डेटा सेट्स पे यूज किया जा सकता है और ऑप्टिमाइज रहता है इससे हमारा काम, ठीक है। और ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ SQL, इनहैंसेस द एबिलिटी टू रिट्रीव एंड परमानेंट डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटा को, मेक इट इजियर इंटरप्रेट एंड यूटिलाइज इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, और जो हमारे डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उस इन्फॉर्मेशन को हम इजी कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड उसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़िए। हाँ जी, तो जब रिट्रीव करना होता है डेटा को तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है, तो हमने देख लिया, ठीक है। सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, और अगर हमें बेसिकली उस बच्चे का नाम चाहिए जिसकी 94 मार्क्स है, तो हम लगा सकते हैं वेयर स्टूडेंट, जहां पर भी मार्क्स होंगे वेयर मार्क्स इक्वल टू 94, तो हमें उस बच्चे का नाम मिल जाएगा जिसके मार्क्स कितने 94, तो हम कंडीशन का भी लगा सकते हैं। बट अगर हमें उस बच्चे के नाम चाहिए जिसके ग्रेटर देन 30 है, तो उसमें हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि इसको आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, राइट। तो ग्रेटर देन का इक्वल टू पे आते हैं, पहले हमें वो वाले डेटा चाहिए, पहले लिखोगे सिलेक्ट, फिर स्टार, हमें पूरा डेटा चाहिए, स्टार लगा दिया हमने, ये स्टार बोल रही है उसको मैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से चाहिए वेयर, अब वेयर क्लॉज लगाएंगे हम लोग, इसके साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने इन सारे कंपैरिजन ऑपरेटर को, वेयर सैलरी इक्वल टू 50,000, तो जिसकी सैलरी 50,000 होगी उन सबके सारा का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू, और इस दोनों को हम लोग दोनों तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, अब कुछ वर्जन में आपका ये चल जाएगा, कुछ में ये चलेगा, तो दोनों आप स्पेसिफाई करके देखना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट ID नॉट इक्वल टू 3, तो जिसकी ID नॉट इक्वल टू 3 है, मतलब 3 को छोड़ के, फॉर एग्जांपल 10 तक ID स्टोर है डिपार्टमेंट की, तो 3 को छोड़ के 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 50,000 से जिसकी ज्यादा ग्रेटर होगी, फॉर एग्जांपल किसी की 70,000 है, 80,000 है, तो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का जो है डेटा आपको मिलेगा। फिर लेस देन, अगर 50,000 से कम है किसी की तो उसका डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, 50,000 वाले भी चाहिए और सिर्फ एक्स्ट्रा वाले भी चाहिए, तो उनका मिलेगा। सेम केस फॉर लेस देन एंड सेम केस फॉर इज नल। अब जो हमारा इज नल होता है इसके लिए अलग से जो है ट्रीटमेंट होता है, इसमें आप इक्वल टू से कंपेयर नहीं कर सकते,
और ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ लिया भी जाता है, आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि उस वैल्यू को फेच करके दिखाओ जिसके अंदर नल स्टोर है। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू से कंपेयर कर दोगे, तो वहां पे इक्वल टू नहीं यूज होता, नल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी इज नल। अगर मैनेजर की जो आईडी है वो नल स्टोर है तो उसको कैसे फेच करोगे, उस रो को उसको कैसे फेच कर सकते हो आप, इज नल, यानी कि इक्वल टू के जगह पे यहाँ पे इज यूज करते हो। तो जब भी आपको नल के साथ भी कंपेयर करने की जरूरत है तो आप क्या हमेशा यूज करोगे, इज। इसको याद रख लेना, स्टार मार्क करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मिनट, हाँ जी, तो ये वाले तो हो गए हमारे बेसिक हो गए, लेस देन, इक्वल टू, कंपैरिजन, सब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस वाले भी होते हैं जो एसक्यूएल के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे बिटवीन हो गया हमारा, इन हो गया, लाइक ऑपरेटर होता है, लाइक ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। बिटवीन क्या करता है, हमें दो चीजों के बीच के देता है। ठीक है, दो चीजों के बीच की रेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट रोज वेयर द कॉलम वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, एक रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, अब हमें सैलरी की रेंज के बीच में चाहिए जिसकी 2000 से लेके 5000 तक की सैलरी हो, उन सब का नाम चाहिए, उन सब का डेटा चाहिए। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवीन का यूज करना पड़ेगा, और हमारे पास एक एंड कीवर्ड होता है, इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे बिटवीन 4000 एंड 6000, तो नहीं सॉरी 40,000 टू 60,000, तो 40,000 से 60,000 के बीच में जितने भी आपके पास सैलरी वाले पर्सन होंगे उनका डेटा आपके पास आ जाएगा, तो बिटवीन भी आ सकते हैं। ठीक है, और इन होता है हमारे पास, अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि स्पेसिफाइड लिस्ट में से कोई भी मैच कर रहा है, तो अगर इस स्पेसिफाइड लिस्ट में से इन मतलब इन स्पेसिफाइड लिस्ट में से कोई मैच कर रहा है तो आप उसको आईडी को, आप उसकी आईडी की हेल्प से सारे के साथ डेटा शो कराओगे। तो आप बोलोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, अगर आईडी 1 में से हो, 2 में से हो, 3 में से हो, इनमें से किसी की भी हो तो उन सबका डेटा क्या है, शो कर दो। ठीक है, ऐसे में बस लाइक ऑपरेटर होता है जो हम लोग यूज करते हैं एक स्पेसिफाइड पैटर्न के लिए। ठीक है, जैसे आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा उसमें वाइल्ड कार्ड होते तो सेम काम इसका भी लाइक ऑपरेटर का यहाँ पर वही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक, यहाँ पर हमने एक दे दिया ए, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट नेम तो ए है, बट उसका जो आगे का नंबर है वो 3 भी हो सकते हैं, लेटर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो कितनी भी रेंज हो सकती है। तो उसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पर ये हमारा परसेंटेज वाला साइन। ठीक है, मॉड्यूलो वाला साइन, तो ये मॉड्यूलो वाला जो साइन है ये हमारा स्पेसिफाई करता है एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, चाहे वो 0 हो चाहे वो एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट नेम होंगे ए से स्टार्ट होने वाले, सारे के सारे उनका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनको हम एंड और नॉट बोलते हैं जनरली। तो एंड वाला क्या होता है, जैसे हमने बिटवीन वाले में भी देखी सेम एग्जांपल्स, जिसमें हम दो कंडीशन को एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से हम चाहते हैं कि सैलरी भी चेक हो जाए और उसकी जो आईडी है डिपार्टमेंट की वो भी 3 होनी चाहिए। तो दो कंडीशन को, जब दोनों को ट्रू होना जरूरी है तो हम क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं, यानी कि ये भी सच होना चाहिए और ये भी सच होना चाहिए। तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू। अगर 50,000 किसी की 50,000 से ज्यादा किसी की सैलरी है बट उसकी आईडी 2 है, तो इस केस में उसका जो आंसर है वो नहीं आएगा। किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा है बट उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 3 है, तो उसका जो जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या करता है, चाहे ये वाला सच हो चाहे ये वाला सच हो, यानी कि दोनों में से कोई भी ट्रू होगा वो आपको डेटा दे देगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी की 1 है या फिर डिपार्टमेंट आईडी आपकी 2 है, दोनों में से जो भी जिसका भी डेटा मैच होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट की डिपार्टमेंट आईडी 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी आईडी हो वो सारा का सारा आ जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है जो आपने देखा भी होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ थोड़े से एडवांस, जो हमने बिटवीन वाला देख लिया है, एनी देखा नहीं देखा भी नहीं देखा, तो हमारे पास कुछ एडवांस वाले भी होते हैं जो हमें एसक्यूएल के अंदर मिलते हैं। क्या होते हैं, एनी, ऑल, बिटवीन, कंस्ट्रेंट, एग्जिस्ट, इन, इज नल एंड लाइक। तो लाइक तो हम लोग चेक कर चुके हैं, अभी पीछे पढ़ा है हमने। कंस्ट्रेंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा, एंड ऑल नहीं पढ़ा, एंड एग्जिस्ट नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे देखो एनी आता है, एनी भी हमारा सेम चीज के लिए यूज होता है। कंपेयर्स अ वैल्यू टू एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब जो यहाँ की वैल्यू है उसकी वैल्यू के साथ इन अ लिस्ट, आपकी लिस्ट है या फिर सब क्वेरी के अंदर, दोनों के अंदर हम यूज करते हैं। सब क्वेरी होती है, सब क्वेरी मतलब एक क्वेरी लिखी आपने फिर उसके अंदर एक दूसरी क्वेरी लिखी, उसको बोलेंगे सब क्वेरी। एक लिस्ट के अंदर या सब क्वेरी के अंदर इन एनी को यूज कर सकते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन लगाई है अगर वो ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस वाले को देखो
अंदर वाले को सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। पहले ये वाली क्वेरी चलेगी आपकी, अगर ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी 10 होगी, ये आपको 1 रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, तब आपकी जो आगे वाला काम है वो आएगा, आगे वाला जो काम है आपका सैलरी का वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल, कंपेयर्स ए वैल्यू टू ऑल वैल्यूज इन अ लिस्ट। आपकी सारी की सारी वैल्यूज से कंपेयर करने के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ये सारी की सारी वैल्यूज के साथ ट्राई करेगा कि सबके लिए ट्रू है या नहीं है, ठीक है। सेम काम इसका भी ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट आता है बिटवीन, जो मैंने आपको भी बताया था। फिर आता है कंस्ट्रेंट, कंटेन्स। The contains function is typically used in full text searches in SQL Server to search up for a specific term within a text column। यानी कि आप एक कंटेन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। एक कॉलम के अंदर आप ढूंढना चाहते हो किसी भी कीवर्ड को, फिर यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड डाला है, अगर आप कोई और नाम डालना चाहते हो तो आप वो भी ढूंढ सकते हो, तो ये बताएगा कि वो स्पेसिफिकली वहां पर है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो कंटेन का काम हो गया, है ये नहीं है ये बताता है आपको, ठीक है, सर्च करता है आपके लिए। फिर एग्जिस्ट का मतलब होता है ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन अ सब क्वेरी। मतलब आप चेक करते हो किसी भी सब क्वेरी के अंदर कि ये वाला जो रिकॉर्ड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इट रिटर्न्स ट्रू इफ सब क्वेरी रिटर्न्स 1 और मोर रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी रिकॉर्ड उस सब क्वेरी ने रिटर्न किया दैट मीन्स यस वो एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर आपके लिए ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास, सिलेक्ट 1 फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर। अभी डॉट वाला आप कंसेप्ट छोड़ दो, बट यहाँ पे कुछ सर्च हो रहा है कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर की आईडी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो वो आपको मतलब क्या है, एग्जिस्ट करता है उनका रिलेशन, तो वो आपके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। और जब वो ट्रू रिटर्न करेगा विच मीन्स वो आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद इन हम लोग पढ़ चुके हैं, इजनल हम लोग पढ़ चुके हैं, और लाइक ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। उसके बाद आते हैं हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस, जिसको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 5 होते हैं यहाँ पर, जैसे सम होता है, एवरेज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है, एंड हमारे पास एक काउंट होता है जिसको हम काउंट स्टार के उससे भी जानते हैं। मतलब काउंट भी होता है, एंड काउंट स्टार जो है उसका काम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्ट हम क्या करेंगे, सेल्स को सम करना चाहते हैं। सेल्स का एक कॉलम है जिसमें हर एक पर्सन की जो है सेल लिखी हुई है कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। तो हर किसी दिन की सेल लिखी हुई कि आज कितनी सेल हुई। अब हम चाहते हैं कि 1 वीक के बाद हम लोग टोटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सम का फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो सिलेक्ट आप लिखोगे जिसका भी आप सम करना चाहते हो, पहले सम लिखोगे, उसके बाद उसके ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम लिखोगे। फिर आप उस को क्या करना चाहते हो, एक अलग टेबल में देखना चाहते हो, तो आप उसको लिखोगे एज टोटल सेल्स। मतलब यहाँ पर आप एज कीवर्ड का यूज करोगे, और जो भी आप अपने दूसरे टेबल का एक नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसको एलियास भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्रांजेक्शन, आपका टेबल का नाम क्या है, ट्रांजेक्शन। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो वो आपको सिंपली शो कर देगा, ठीक है, बट आप लिखते हो तो वो आपको अलग से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जितना भी सम है वो होकर आ जाएगा। सेम केस एवरेज के लिए, सेम के मैक्सिमम के लिए आपकी टेबल में से कौन सा मैक्सिमम है वो शो करेगा, कौन सा मिनिमम है वो शो करेगा। मार्क्स और मार्क्स के लिए, एम्प्लॉयज की, हमारी सैलरी के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और आपके टेबल के अंदर पर्टिकुलरली कितनी रोज हैं उसको यूज करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज कर सकते हैं। काउंट क्या करता है, हर एक रो को जाके काउंट करता है, ठीक है। अब हम काउंट स्टार का भी यूज करते हैं कि अगर किसी रो के अंदर नल होगा फॉर एग्जाम्पल, तो काउंट उसको मतलब नहीं काउंट करेगा, ठीक है। बट काउंट स्टार क्या करता है, उस वाली रो को भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो हम काउंट का यूज करते हैं। आपने जो इसके अंदर याद रखना है, एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो मल्टीपल रोज पे काम करते हैं, पर जो आंसर रिटर्न करते हैं वो हमेशा सिंगल आंसर रिटर्न करते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, सेल्स का जो है सम प्लस किया, तो कितनी सारे रोज होंगी जिनका हमने सम प्लस किया, तो मल्टीपल रोज पे काम करता है, बट जो आंसर आता है इसका हमेशा सिंगल आता है। तो आपने ये चीज की याद रखनी है। अब जो एग्रीगेट फंक्शन है हमारी ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बस एक हैविंग क्लॉज होता है। इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स दैट वर्क ऑन एग्रीगेट रिजल्ट आफ्टर ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय भी एक क्लॉज होता है जिसके ग्रुप बाय के बाद हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। इट इज सिमिलर टू वेयर क्लॉज होता है, उसी की तरह इसका काम होता है, बट इज यूज टू फिल्टरिंग ग्रुप्स ऑफ रोज रेदर देन इंडिविजुअल रोज। यानी कि जो वेयर है वो एक इंडिविजुअल रो पे काम कर रहा था, एक स्पेसिफिक रो पे कंडीशन लगा रहा था, बट जो हैविंग है वो एक ग्रुप पे काम करता है, ठीक है। तो द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। और जो वेयर क्लॉज है वो हमारे एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम नहीं कर पाता
था, इससे हैविंग क्लॉज को बनाया गया है, क्योंकि हैविंग क्लॉज जो है हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम कर सकता है। अब यहाँ पर आप इस टेबल को देखो तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑर्डर आईडी है एंड कस्टमर आईडी है एंड उसके बाद ऑर्डर की अमाउंट है। तो यहाँ देखो जो आईडी जो 1 है उसकी भी कस्टमर आईडी 101 है, जो 3 है उसकी भी आईडी 101 है एंड जो मेरे पास 5 है उसकी भी आईडी 101 है। ठीक है, उसके बाद उनकी यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट है, कितने का उन्होंने अमाउंट ऑर्डर करा है, इस तरीके से आपको दे रखा है। आपने क्वेरी फायर करी है कि उस पर्सन का या हमें वो आईडी बतानी है टू फाइंड द कस्टमर्स हुज टोटल अमाउंट एक्सीड 1000, यानी एक्सीड 1000 से ज्यादा हो गई है। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्वेरी। आप कैसी क्वेरी का यूज करोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट कमांड की, हमें सिलेक्ट करना है कस्टमर आईडी को, चाहिए कि आपकी उसकी कस्टमर आईडी चाहिए जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है प्लेस किया है। ठीक है, एज लिखोगे यहाँ पर अपना एज, क्योंकि आपको अलग टेबल चाहिए तो टेबल अमाउंट के नाम से आपने एक टेबल बनाना है छोटू सा। उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम, उसके बाद क्या आएगा ऑर्डर्स, इस टेबल का नाम क्या है ऑर्डर्स। ये तक तो हमारा काम बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले सिलेक्ट लिखो, उसके बाद क्या लिखना है, किस बेस पर आपको ग्रुप बनाने, वो आपको पहले यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हमें किस बेस पे ग्रुप बनाने, कस्टमर आईडी पे ग्रुप बनाना है। ठीक है, फिर उसको आपने करना क्या है, इनका टोटल करना है। तो आपने यहाँ पे कर दिया सम, किसका टोटल करना है, जी अमाउंट का सम करना है। फिर उसके बाद उसको आपने अलग से शो करना है, तो आपने लिख दिया एज टोटल अमाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, किससे करना है, आपने टेबल का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किसके लिए ग्रुप बाय करना है, जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया है। अगर आप यहाँ पर कुछ और मेंशन करते हो तो यहाँ पर आप इसके बेस पे ग्रुप नहीं बना पाओगे। यहाँ पर आपको पहले वो मेंशन करना पड़ेगा जिसके बेस पे आपको ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ग्रुप बनाना है कस्टमर आईडी के बेस पे, तो आप लिखोगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड आप लिखोगे फिर लास्ट में हैविंग। अब यहाँ पर हम सम का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग सम अमाउंट ग्रेटर देन 1000। अभी किस तरीके से काम करेगा, आपका पहले इसका सारा का सारा सम होगा एंड वो कंपेयर होगा किसे 1000 से। एंड उसके बाद पहले तो आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। किसका इसका ग्रुप बनेगा, 101 का 101 का 101 का 5 का 3 का और 1 का, इनका ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके लिए यहाँ पर जो है इनका प्लस होगा सम। उसके बाद जो है ये रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर एंड उसके बाद जितना भी आपका जो सम होगा उन सब की जो कस्टमर आईडी है वो प्रिंट होगी। तो किस तरीके से आपके लिए लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से आपका काम होगा। सबसे पहले जो सिलेक्ट है हमने वो मेंशन किया, फिर फ्रॉम ऑर्डर्स तक आएगा। फिर उसके बाद जो ये वाला काम होगा हमारा सम और ग्रुप आएगा। उसके बाद हैविंग क्लॉज चलेगा, सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। सबसे ज्यादा जो ऑर्डर प्लेस किया है वो 101 आईडी ने किया है। पहले 300 था, फिर 400 था, फिर 350 था। तो इनका जो सबसे ज्यादा सम था वो कितना हुआ, 1050 हुआ। और जो देखो 102 है एंड 102 है, इसने 150 प्लेस किया, फिर बाद में 700 प्लेस किया, तो यानी कि 1000 से एक्सीड नहीं हुआ। एंड जो 103 था वो अकेला ही था, तो इसका सिर्फ अकेला ग्रुप बना और इसने सिर्फ 200 रुपीज का ही ऑर्डर प्लेस किया। तो यहाँ पर 1050 से एक्सीड कर गया, तो वो मेरे पास आंसर में आ गई कस्टमर आईडी। और वो किस बेस पर आई है, क्या नाम होके आया है इसका, जो हमने यहाँ पर रखा था, क्या नाम रखा था हमने इस टेबल का, ये टोटल अमाउंट। ठीक है, इस टेबल का नाम हो गया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो हैविंग क्लॉज है वो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो आपको इसके साथ में आपको ग्रुप बाय का भी थोड़ा सा लगा आइडिया कि किस तरीके से ग्रुप बनते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, सिलेक्ट सेल्स पर्सन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल्स पर्सन है, ये इसका जो टेबल है वो ये वाला है। हाँ जी, हाँ ये रहा। तो द हैविंग क्लॉज इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर अ ग्रुप बाय क्लॉज, यानी कि जो ग्रुप बाय है इससे पहले नहीं लिख सकते, बिकॉज पहले तो ग्रुप बनेगा, उसके बाद ही जो है हमारी क्वेरी फायर होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पहले ग्रुप बनेगा फिर क्वेरी फायर होगी, बिकॉज हैविंग बनाया गया है ग्रुप बाय पे यूज करने के लिए और एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करने के लिए। तो पहले तो क्वेरी फायर होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ग्रुप बाय जो है पहले आएगा, उसके बाद हैविंग क्लॉज लिखते हैं। एंड फिर जितने भी एग्रीगेट फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उनको भी यूज कर सकते हैं। एंड जो वेयर क्लॉज है उसकी तरीके से काम नहीं करता, बिकॉज वेयर क्लॉज जो है वो हमारे एग्रीगेशन फंक्शन के साथ काम नहीं करता, और जो हैविंग है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप बाय क्लॉज। क्या होता है, एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज हमारा यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, दिस ऑलवेज यूज टू परफॉर्म एग्रीगेट ऑपरेशन ऑन ईच ग्रुप ऑफ डेटा। अब ग्रुप किस तरह बन सकता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे रीजन्स है, एक नॉर्थ का है, साउथ का है और हमारा ईस्ट का है। तो इसके बेस पे ग्रुप बन सकता है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो नॉर्थ साइड से होंगे, बहुत सारे जो साउथ साइड पे होंगे। तो उन सारे बच्चों का हमें देखना है कि नॉर्थ साइड के बच्चों की कितनी जो है परफॉर्मेंस है, कितनी एवरेज उनके मार्क्स आए। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो इमेजिन यू हैव अ टेबल विद सेल्स डेटा एंड यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स फॉर ईच सेल्स पर्सन, यानी कि ईच सेल्स पर्सन की कितनी सेल हुई है वो आपको देखना है। द ग्रुप बाय क्लॉज हेल्प्स यू ग्रुप the rows by the salesperson name and then you can calculate the total sales for each group। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पर ग्रुप बनाओगे इनके नाम के बेस पर, बिकॉज एलाइस 2 बार आया तो इनके बेस पर आपने ग्रुप बनाना है एंड देन आपने बताना है कितनी उनकी सेल हुई है। तो आप क्या करोगे, इसके बेस पर ग्रुप बनाओगे सेल्स पर्सन के नाम से। ठीक है, तो आप लिखोगे सिलेक्ट सेल्स पर्सन, इसके नाम पे आपने क्या करना है, ग्रुप बनाना है एंड उसकी क्या करनी है, आपको सेल्स बतानी है कि किसकी सबसे ज्यादा हुई है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, सम करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर अपना एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया, फिर आप अपने नेक्स्ट टेबल में उसको प्रिंट कराना चाहते हो तो उस टेबल का नाम लिखा और अपने जो टेबल है, जो पर्टिकुलर टेबल से आप डेटा को फेच करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, उसका नाम लिखा और उसके बाद अपने ग्रुप बाय किसके बेस पे ग्रुप बनाना है, सेल्स पर्सन के बेस पे ग्रुप बनाना है। सबसे पहले आपके लिए ग्रुप बनेगा, उसके बाद उस ग्रुप के बेस पर आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, सम होगा एंड जितना भी सम आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स पर्सन का नाम जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पॉइंट्स में मेंशन भी किया है किस तरीके से काम चल रहा है। अब रिजल्ट टेबल में क्या आएगा, आपका एलाइस नाम का एक टेबल बनेगा, बॉब नाम का एक टेबल बनेगा, चार्ली नाम का एक टेबल बनेगा एंड उन सबका जितना भी टोटल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय ने कितना काम आसान कर दिया कि आपके पास इतने सारे लोग थे और उनके बेस पे आप ग्रुप बनाना चाहते थे तो वो ग्रुप बाय क्लॉज ने आसान कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो ग्रुप बाय में भी हम लोग यूज कर सकते हैं एंड ग्रुप बाय जो डेटा है वो ग्रुप्स के अंदर कलेक्ट करने के लिए, उस पर ग्रुप्स बनाने के लिए और ग्रुप के बेस पे हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, उसके बेस के लिए यूज किया जाता है एंड ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यू वाला, जो ये आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। हाँ जी, जो व्यू होता है आपका, ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। ये इसको हम वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑन अ एसक्यूएल क्वेरी, किस तरीके से हमारी क्वेरी फायर हुई है उसके बेस पर जो है हमारा जो रिजल्ट आता है। ठीक है, व्यू कैन बी आइदर अपडेटेबल और नॉन अपडेटेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर डिफाइंड एंड अदर ऑपरेशन अलाउड टू देम। अब ये जो हमारे व्यूज होते हैं इनको अपडेट भी कर सकते हैं, नॉन अपडेट भी कर सकते हैं। अब जो आप सिंपल समझो कि व्यू होता क्या है, जैसे हमें पता है हमारा टेबल है। ठीक है, एक बड़ा जो टेबल होता है हमने जिसको बनाया है, जिसको हमने क्रिएट किया है, वो फिजिकल मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है, अब हम उस टेबल के अंदर हम लोग कुछ जो टेबल है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1000 कॉलम्स है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो भी डेटा चाहिए वो सिर्फ 50 कॉलम्स का ही चाहिए। तो मैं अपनी कहीं ना कहीं जो है सिलेक्ट कमांड फायर करती हूँ, उसके साथ जो है मैं एक व्यू बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक व्यू बनाया, व्यू क्रिएट किया सिलेक्ट कमांड के साथ, जिसके अंदर मैं करती हूँ 50 जो लाइंस है उनको मैं फेच करती हूँ। ठीक है, और उस 50 लाइंस के अंदर मैं कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ, कुछ अपडेट भी कर सकती हूँ, उसको डिलीट भी कर सकती हूँ। तो वो जो डेटा मेरे पास आ रहा है ना, वो सारा का सारा फिजिकल वाले टेबल से उठ के आ रहा है। ठीक है, वो कहीं पर जो मेरा व्यू के अंदर मैंने चेंज किया है वो ओरिजिनली जाकर मैंने जिस टेबल से मैंने डेटा को फेच किया वहीं पर चेंज होता है, उसकी बेसिकली कोई स्टोरेज नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 1000 कॉलम्स का डेटा है जिसका नाम है व्यू। ठीक है, पूरा व्यू नाम है उसका, उसके अंदर से मैंने डेटा को निकाला, उसका नाम मैंने रखा उस टेबल का जिसके अंदर मैंने 50 कॉलम्स को लिया है V1। अब अगर मैं V1 के अंदर कुछ भी चेंजेस करती हूँ, वो सारे के सारे जो चेंजेस है वो कहाँ पे हो रहे होंगे, व्यू के अंदर हो रहे होंगे। V1 की अपनी कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, वो जस्ट मुझे क्या कर रहा है कि इल्यूजन प्रोवाइड कर रहा है कि वहां से डेटा है आपको सिर्फ शो करने का काम करता है। ठीक है, तो जो व्यू है इसके अंदर जो व्यू का हम लोग नाम रखते हैं वो एज अ फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, अपडेटेबल का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट अपडेटेबल के अंदर आप अपनी कोई भी जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो सबको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जो वो आपको दिखाने का काम कर रहा है। और अगर आप अपने एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं। राइट, तो मल्टीपल रोज पे वर्क करने के बाद वो एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली जब डेटा में जाके चेंज होगा, जिस डेटा में एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज होगा जाकर, उसको क्या पता लगेगा कि जो रिजल्ट आया है सिंगल रिजल्ट, ये कौन सी रो के अंदर चेंज करना है। तो उस बेस पर हम अपडेटेबल के अंदर सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है अपनी क्वेरीज को फायर नहीं कर सकते। लाइक कौन सी क्वेरीज को एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, उस तरीके की चीजें यूज नहीं कर सकते। बट बेसिकली आपका जो सिंटेक्स रहता है उस पर देखते हैं हम लोग, क्रिएट करते हो, उसके बाद आप व्यू का नाम लिखते हो, व्यू कीवर्ड है आपका, उसके बाद अपने व्यू का नाम रखते हो। आपको एक जैसे इट एम्प्लॉय रखा है इन्होंने, आप हम V1 सोच के चलते हैं कि हमने यहाँ पे V1 नाम रख दिया। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद एज
आप एक कीवर्ड यूज करते हो। उसके बाद अपने सिलेक्ट कमांड के अंदर जो भी सिलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलम्स को देखना चाहते हो, उसके अंदर तो 1000 कॉलम्स है, आप सिर्फ 3 कॉलम्स देखना चाहते हो, कौन कौन से, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। तो ये 3 कॉलम्स ला के देगा आपको एम्प्लॉयज टेबल से, एंड किसके बेस पर ला के देगा, जिसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो IT होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको जो है 3 कॉलम्स ला के देगा जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी, IT होगी, ठीक है। एंड वो हमें कहाँ ला कर देगा, क्या नाम रखा था हमने इसका, इट एम्प्लॉयज के अंदर लाके देगा, अलग तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, अपडेट ऑपरेशन कर सकते हो। आप लिखोगे अपडेट, जैसे सिंपल करते हैं हम लोग, अपडेट क्वेरी होती है हमारी, वैसे ही होगा अपडेट। अब अपने व्यू का नाम क्या रखा आपने, इट एम्प्लॉयज, तो इट एम्प्लॉयज के अंदर चेंज करो, क्या कर रहे हो, सेट करो, सैलरी को कितनी कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, इतनी कर रहे हो, और ID क्या है उसकी 2 है, तो आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया। फिर आप क्या करो, इंसर्ट भी कर सकते हो, कि आप एक नया डेटा जो है आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, मेरा काम अपडेट टेबल है, जो आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर आपका जाके सारा का सारा जो डेटा है वो चेंज होगा, ठीक है। अब नॉन अपडेटेबल क्या होगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ डेटा दिया जाता है, वो सिर्फ एनालाइज करने के लिए दिया जाता है, ना उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका व्यू का टॉपिक। बहुत सिंपल है कि आपके पास एक बिग टेबल है, उसको अगर आप छोटा करके देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो, जस्ट फॉर दिस सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को यूज करके आप अपने टेबल को स्मॉल करके देख सकते हो। बट उसमें कोई भी चेंजेस आप मेड करते हो तो वो कहाँ पे जाएंगे, मेरे फिजिकल जो भी आपका टेबल है, जो ओरिजिनली बना हुआ है, उस टेबल के अंदर चेंजेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जो मैं लास्ट वीडियो से आपको बता रही हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। प्राइमरी की क्या होती है, मेरी यूनिक होती है, इसके अंदर यूनिक डेटा आता है, एंड ये क्या होती है, हमेशा नॉट नल होती है, ठीक है, यानी कि कभी खाली नहीं होती, एंड ये हमेशा यूनिक डेटा को लेती है, ठीक है। यूनिकनेस होती है इसके अंदर, एंड इसमें नॉट नल रहता है, एंड इसके अंदर जो इम्यूटेबल चेंजेस होते हैं, मतलब बार बार इसके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते कि हम लोग बार बार चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की क्या होती है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, मतलब एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की लगी हुई है, जिसका नाम हमने T1 रखा, बट एक T2 टेबल है, जो T2 टेबल है वो T1 को क्या करना चाहता है, रेफरेंस करना चाहता है, या उनके साथ लिंक बनाना चाहता है। तो उस T2 टेबल के अंदर हम फॉरेन की को बनाएंगे और उस फॉरेन की को प्राइमरी के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करना, ठीक है। इट इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स, यानी कि एक कॉलम पे भी लग सकती है फॉरेन की और सेट ऑफ कॉलम्स पे भी लग सकती है। सेम चीज जो मेरी प्राइमरी की होती है वो एक कॉलम पे भी लग सकती है और सेट ऑफ कॉलम्स पे भी लग सकती है, यानी कि अलग अलग जाकर नहीं लगाओगे आप, पर उनका एक क्या बना दोगे, कॉम्बिनेशन बनाकर फिर आप प्राइमरी की को अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अनदर टेबल, दैट द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल, मतलब जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसको मैं चाइल्ड टेबल बोलती हूँ। जैसे T1 टेबल था, ये T2 टेबल था, इस T2 टेबल को मैं क्या बोलूंगी, फॉरेन की वाले टेबल को चाइल्ड टेबल, एंड T1 टेबल को मैं क्या बोलूंगी, पेरेंट टेबल, ठीक है। एंड जो उसको पेरेंट टेबल बोलते हैं, ठीक है। की हैज इट्स ओन नेम, सो इफ यू वांट टू डिलीट दैट नीड टू बी नोन द डिफॉल्ट नेम बाय जनरेटेड बाय SQL, इनकी जो हमारी प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, इनका जो नाम होता है वो जनरेट करता है मेरा SQL। फॉरेन की तो हमें पता है कि हमने फॉरेन की लगाया, लेकिन उस की का कुछ ना कुछ नाम होता है जो SQL रखता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से उसका नाम रखें, बिकॉज अगर हम डिलीट करना चाहते हैं फॉरेन की को, तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो नाम पता कर रखने के लिए हम अलग सिंटेक्स का यूज करते हैं। पहले हम सिंपल सिंटेक्स देखते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे लगती है। जब आप टेबल को क्रिएट करते हो, आप हमने बताया था किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के टाइम पर ही जिस भी कॉलम पे आप प्राइमरी की लगाना चाहते हो उसके साथ आप सिंपल लिख दोगे प्राइमरी की, और यहाँ पर आपका गैप होता है, बस इतना सा आपका सिंटेक्स है। पर जो हमारी फॉरेन की होती है इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर ये क्या है, मेरा एक दूसरा टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, इनरोलमेंट्स है, ठीक है, इनरोलमेंट्स है, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इनरोलमेंट ID को तो आपने प्राइमरी की बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइमरी की हो, ठीक है, ये इस वाले टेबल की प्राइमरी की है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके बाद आपकी जो स्टूडेंट ID है यहाँ पर एंड स्टूडेंट ID है यहाँ पर, इस वाली स्टूडेंट ID पे आपकी प्राइमरी की लगी है, पर इस वाले टेबल में इस स्टूडेंट ID पे क्या लगेगी, फॉरेन की लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नीचे लिखा है आपने फॉरेन की, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और जिस पर फॉरेन की लगाना चाहते हो उसका नाम लिखोगे उस कॉलम का। उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, अभी क्या करना है, रेफरेंसेस लिखना है। क्या लिखना है, रेफरेंसेस, ये मेरा कीवर्ड है, रेफरेंसेस लिखना है। उसके बाद अपने ये जो प्राइमरी की का टेबल है उस टेबल का
नाम लिखना है एंड उस टेबल के अंदर आपके किस कॉलम पे प्राइमरी की लगी हुई है उसको लिखना है आपने ब्रैकेट्स के अंदर। दोबारा समझो, इसका तो बिल्कुल सिंपल है। इसको देखो, फॉरेन की लिखोगे एंड उसके बाद जिस टेबल पे फॉरेन की लगी है उसका नाम लिखोगे, फिर रेफरेंसेस आपका कीवर्ड आएगा एंड उसके बाद जिस टेबल पे मेरी प्राइमरी की लगी है उस टेबल का नाम आएगा एंड उसके बाद उस टेबल में किस कॉलम पे लगी है उसका नाम आएगा एंड देन फिर आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर आपकी फॉरेन की लग जाएगी, यहाँ पर आपकी प्राइमरी की लग जाएगी। ठीक है, अगर आप टेबल बना चुके हो, फॉर एग्जांपल आप बना चुके हो टेबल T2, ठीक है, आपको बाद में याद आया कि इस T2 टेबल को तो मुझे T1 के साथ लिंक करने की जरूरत है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक बनाना पड़ेगा। तो लिंक बनाने के लिए मुझे फॉरेन की चाहिए और फॉरेन की तो मैं स्टार्टिंग में लगाती हूँ क्योंकि मैंने तो क्रिएट कमांड के साथ यूज किया था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऑल्टर कमांड के थ्रू जब मैं टेबल बना चुकी हूँ तो बीच में उसमें की जो अपनी की है वो ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, आप लिखेंगे ऑल्टर, लिखेंगे टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऐड, ये भी आपका क्या है, कीवर्ड है, ऐड लिखोगे। फिर आप लिखोगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट भी आपका कीवर्ड है, वो लिखोगे। उसके बाद जो है आप अपने यहाँ पर क्या लिखोगे, कंस्ट्रेंट का नाम लिखोगे। अब ये वाला जो आप नाम देते हो यही फॉरेन की का नाम होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसका हमें नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप फॉरेन की का नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम लिखा, आपने लिख दिया एफ की, तो वो क्या है, मेरी फॉरेन की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम में मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद लिखोगे फॉरेन की, जो पीछे सिंटेक्स था सेम वही सिंटेक्स आ जाएगा। फॉरेन की किस कॉलम पे लगानी है उसका नाम आ जाएगा, रेफरेंसेस आ जाएगा, पेरेंट टेबल का नाम आ जाएगा और पेरेंट टेबल में किस कॉलम पे लगा उसका नाम आ जाएगा। तो बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जो है वो ये है, ऐड कंस्ट्रेंट। आप इसको भी छोड़ सकते हो, सिंपल ऑल्टर टेबल के साथ लगाना है। मतलब पहले हमने क्या किया था, क्रिएट टेबल यूज किया था, अब क्या यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल। ठीक है, और ये वाला चीज भी आपकी कवर हो गई है इसके अंदर कि हमारा जो, अगर हम लोग फॉरेन की का प्राइमरी की का नाम देना चाहते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, तो ये वाला भी आपका एक टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद अगर मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की का एक टेबल है T1 एंड T2, तो मैं T1 के अंदर मैंने कुछ टेबल को चेंज किया। फॉर एग्जांपल मेरी स्टूडेंट आईडी थी एंड अब मेरे जो एक बच्चा है वो एडमिशन जो है उसने स्टक ऑफ हो गया उसका नाम, तो मैंने उसका नाम जो है अपने रिकॉर्ड से डिलीट करना है। तो जब मैं यहाँ से T1 से डिलीट करूंगी, दैट मीन्स उसका जो यहाँ पर रिकॉर्ड स्टोर है बच्चे का T2 टेबल के अंदर, वो वाला रिकॉर्ड भी डिलीट होना चाहिए, बिकॉज वो बच्चा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, तभी तो लिंक बनाने का फायदा, वो जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिखा है रोल नंबर, उसमें एड्रेस है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और इस वाले T2 टेबल के अंदर उसके मार्क्स स्टोर है। ठीक है, मार्क्स स्टोर है, तो अगर बच्चा ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके मार्क्स टेबल के अंदर क्या कर रहे हैं, तो उसको भी हमें साथ में ही डिलीट करना पड़ेगा। या फिर अगर हमने बच्चे के जो है यहाँ पे फोन नंबर चेंज किया है तो यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ डेटा में चेंज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोन नंबर चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी फोन नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पर भी उसका जो फोन नंबर है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है। तो हमें दो चीजों का यूज करना पड़ता है, ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन डिलीट अपडेट। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, एक तो नल होता है और एक होता है जो चेंज किया वही आना चाहिए, और एक होता है चेंज किया है अगर हमने हटाया है तो नल आना चाहिए। तो अभी हम वो पढ़ते हैं ऑन डिलीट कास्केड को कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको कहानी पूरी समझाई कि क्यों यूज करते हैं इसको, कि ताकि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, मेंटेन करके रखें, हमारा जो डेटा है वो ओवरलैप ना हो। तो आपने सारा काम सेम करना है जैसे हम लोग कर रहे थे, प्राइमरी की वगैरह फॉरेन की वगैरह सेम लगानी है, बट लास्ट में आपने मेंशन करना है ऑन डिलीट कास्केड। इसके हेल्प से क्या होगा, जो भी आप डेटा डिलीट करोगे एक टेबल के अंदर, वो दूसरे टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज ऑन डिलीट अपडेट के लिए भी होती है कि अगर आप एक टेबल के अंदर कोई डेटा अपडेट करते हो और वो सेम चीज जो डेटा है वो हमारे सेकंड टेबल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो दोनों को यूज करना है कि डिलीट पर भी और अपडेट पर भी सेम काम हो, तो ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट अपडेट जो है वो आप साथ में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की वाला टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है, और इसको आपने मेंशन करना है डिलीट और कास्केड क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, सिंप्लीफिकेशन रहती है, मेंटेनेंस रहती है अच्छे से, एंड जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। डेटा लॉस होने का खतरा नहीं रहता, बिकॉज हमने एक जगह से डिलीट कर दिया दूसरी जगह से डिलीट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो डेटा है कास्केडिंग की हेल्प से मेंटेन रहता है। उसके बाद इसको डिजाइन करना अच्छा रहता है, और बाय अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज जो भी हमारा रिलायबल रहता है डेटा, और मेंटेन करना अच्छा रहता है। इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा काम है वो मैनेजेबल फॉर्मेट के अंदर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक कमांड। ग्रांट एंड रिवोक कमांड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये हमें क्या
करती है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है, परमिशन प्रोवाइड करती है कि हम किसको क्या परमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल सा है। ग्रांट लिखोगे आप, ठीक है, ग्रांट लिखना है आपने, सिलेक्ट लिखना है कि आप सिलेक्ट की परमिशन देना चाहते हो, इंसर्ट की परमिशन देना चाहते हो, उसके बाद किसको देना चाहते हो, जो टेबल है उस टेबल का नाम लिख दोगे, टू जॉन, ठीक है, जॉन को देना चाहते हो, यूजर का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आप इंसर्ट की परमिशन दे सकते हो, आप डिलीट की परमिशन दे सकते हो, आप अपडेट की परमिशन दे सकते हो, और एक होता है मैं ऑल मतलब सारी परमिशन एक साथ देना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा वेरी करेगा। आप लिखो ग्रांट, उसके बाद आप ऑल जो है आपका कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद आप प्रिविलेजेस लिखोगे, क्या देना चाहते हो आप, प्रिविलेजेस देना चाहते हो, किसको देना चाहते हो, डिपार्टमेंट को देना चाहते हो, टू एडमिन, आप क्या देना चाहते हो, एडमिन को देना चाह रहे हो, विद ग्रांट ऑप्शन, आप सारे के सारे ऑप्शन उसको प्रोवाइड करो। तो ये है मेरे ग्रांट का सिंटेक्स। और ग्रांट के अंदर कॉमन प्रिविलेजेस क्या होती है, कॉमन है क्या है, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, और सारे के सारे प्रिविलेज देना चाहते हो तो और प्रिविलेजेस नाम का एक ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है रिवोक कमांड। रिवोक का है उल्टा है, मतलब एक आपने परमिशन दी तो ग्रांट करा, और जब वही परमिशन आप वापस ले रहे हो तो वो क्या है, रिवोक है। ठीक है, तो रिवोक करना मतलब प्रीवियसली जितनी भी ग्रांटेड परमिशन है उनको छीन लेना, उनसे उसका हक ले लेना कि आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए सिंपल वही सिंटेक्स है, रिवोक लिखो, जिस परमिशन को वापस देना चाहते हो। जरूरी नहीं है अगर आपने सिलेक्ट और इंसर्ट डिलीट दी थी तो आप जरूरी नहीं है तीनों की तीनों वापस लो, सिलेक्ट और इंसर्ट ले ली, डिलीट की परमिशन उसको अभी भी है। ठीक है, सेम सिंटेक्स है। और अगर आप सारे के सारे प्रिविलेज वापस लेना चाहते हो तो आप लिखोगे सिंपल रिवोक ऑल प्रिविलेजेस, किससे चाहिए, डिपार्टमेंट से चाहिए, फ्रॉम एडमिन। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखो। और ये हम यूज किस तरह करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज हमें जो है एक यूजर को जो है परमिशन देनी है और एक यूजर को नहीं देनी, एक यूजर पे भरोसा है एक पे नहीं है, तो जब हमें देनी है तो हम लोग दे सके, उसको हम ग्रांट कर सके, और जिसपे हमें भरोसा नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं है, उससे हम वापस दे सके, तो रिवोक वाली परमिशन होगी। इसके अंदर हमारे रोल्स होते हैं, डिफरेंट यूजर्स होते हैं, किस यूजर को क्या प्रिविलेज देनी है उसके लिए हम लोग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दोनों ही हमारे परमिशंस हैं एसेंशियल हैं एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरिंग दैट यूजर्स हैव एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सेस, यानी कि जिस लेवल पर पर्सन है उसको उतना ही एक्सेस रही है ना, टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क व्हाइल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा एंड ऑपरेशन, ताकि जो भी हमारे डेटा है ऑपरेशन है उसको सेंसिटिवली हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेन जो हमारा लास्ट वाला है कमिट एंड रोल बैक। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये एंड जनरली पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में। व्हाट इट डज, मतलब करती क्या है, ये करती है कि जितने भी हमारे चेंजेस हैं, जितने भी हम लोग चेंज करते हैं एक काम के अंदर, परमानेंटली उनको सेव कर देती है। अब इसका जो आपको काम है, बेसिकली मैं आपको जो इसका डायग्राम है उसमें अच्छे से समझाऊंगी, बट इसका काम है चेंजेस करना, सारे सेव कर लेना, जितने भी चेंजेस मैंने करे हैं सबको सेव करना। ठीक है, व्हेन इट यूज कब करते हैं इसको, ये भी मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कहानी से। बट जो रोल बैक है मेरा, वो क्या है, अनडू करता है, मतलब जो चीजें मैंने ऑलरेडी यूज की थी उनको वापस से लेकर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो काम है, मैंने पूरा डेटा लिखा और फिर मुझे लगा कि यार ये मैंने गलत लिख दिया, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल Z दबाती हूँ तो वो डेटा मेरे पास वापस आ जाता है ना। तो उस तरीके से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अनडू करने के लिए रोल बैक का यूज करते हैं, और कोई भी मैंने चेंजेस करे उसके लिए हम लोग कमिट कमांड का यूज करते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल समझते हैं, इस डेटा को ध्यान से देखो आप। इस डेटा के अंदर मेरे पास यहाँ पे नेम है, परसेंटेज है, एज है, जेंडर है, फोन नंबर है, सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा पर चेंजेस करने वाले। अब देखो मैंने पहले लिखा, अपना सारा डेटा देखा, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद क्या है, इस टेबल का नाम क्या है, पर्सनल। तो पर्सनल का मैंने सारा डेटा देखा तो मुझे ये वाला पूरा का पूरा डेटा शो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या किया, कमिट कमांड को यूज किया। अब देखो इससे पहले अगर मैं रोल बैक कमांड का यूज करती हूँ तो जितना भी मेरा जो डेटा है, ध्यान से सुनो, जितना भी मेरा जो डेटा, जितनी भी कमांड्स लिखी हैं जो अभी तक मैं डिलीट कर चुकी हूँ, सारे के सारे रोल बैक होगी। मतलब रोल बैक के पास फैसिलिटी तो है कि वो आपको जो आपने काम डिलीट कर दिया उसको वापस ला के दे देगी, अनडू कर देगी, बट सारा का सारा काम एक साथ में वापस करने वाली है। जितनी भी आपने अब तक चेंजेस करे हैं सब के सब वापस आएंगे। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट प्रीवियसली जो चेंज किया है हमें वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमिट कमांड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1 घंटे से काम कर रही थी और अब मुझे लग रहा है अपने काम के अंदर कि ये वाला जो काम मैं कर रही हूँ, अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मुझे इसकी वापस जरूरत पड़ सकती है। तो उस काम के लिए मैं पहले क्या यूज करूंगी, कमिट कमांड यूज करूंगी। तो उस जगह पे कमिट कमांड यूज करने के बाद जितने भी मेरे चेंजेस करे होंगे सब सेव हो जाएंगे, मतलब वो वापस नहीं आएंगे। चेंजेस सेव होने का मतलब क्या है, वो परमानेंटली डिलीट हो गए हैं। अब वो चेंजेस वापस से आप दोबारा से अंडू नहीं कर सकते। तो आप पहले कमिट कमांड का यूज कर रहे हो कि जितने चेंजेस हो गए हैं वो तो मुझे नहीं चाहिए, अब मैं आगे अगर कोई चेंज करता हूँ मुझे
मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ से जो है डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, कमिट कमांड का यूज किया। आप सबसे लिखोगे कमिट और सेमीकोलन और एंटर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अपडेट किया। अब क्या किया आपने, अपडेट सेट किया एज को 20 जहां पर ID 4 है। अब देखो ID 4 क्या है, वेयर ID 4, ID कहाँ है इसकी, अच्छा ये ID जो है आपके पास 4 है, एंड जो इसकी आपने एज सेट करी है वो कितनी करी है, 20। तो अभी यहाँ पे जो इसकी एज है वो कितनी है, देखो यहाँ पर 47 की एज कितनी थी, यहाँ पर मेरे पास 18 थी। और आपने क्या करी यहाँ पर, एक मिनट, जो आपकी एज थी 4 ID की वो कितनी थी, 18 थी। और आपने जब अपडेट कमांड का यूज किया, अपडेट कमांड चल गई तो उसकी एज कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर आपने एक और कमांड यूज करी अपडेट, जिसमें आप परसेंटेज क्या कर रहे हो, 60 कर रहे हो, किसकी, सेकंड वाली ID की। तो आप देखो पहले सेकंड वाली ID की परसेंटेज कितनी थी, 55। बट अब देखो आपने जैसे कमांड को यूज किया तो वो कितनी हो गई है, 60। ठीक है, पहले वाला डेटा ये रहा मेरा। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 18 और यहाँ पे थी 55। तो दोनों चीजों को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, एक जगह पे 60 कर दिया और एक जगह पे 20 कर दिया। तो दोनों चेंजेस हो गए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे लगा नहीं, मैंने जो चेंजेस करे हैं वो मैंने गलत कर दिए, मुझे पहले वाले चेंज पे ही जाना है, जो पहले लिखा था वही ठीक था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब अंडू करना पड़ेगा। जो पहले था वही स्टेट चाहिए मुझे वापस से। तो मैंने लिखना है यहाँ पे रोल बैक। सिंपली आपने कुछ नहीं लिखा, रोल बैक लिखना है। ठीक है, तो आपने लिखना है रोल बैक एंड आप कोलन मतलब आपने सेमीकोलन दबाना है, उसके बाद आपने एंटर करना है एंड आपको जो वापस से आपका डेटा है वो मिल जाएगा। देखो फिर से डेटा आपके पास आ गया, यहाँ पर 60 था, अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, 55 एंड यहाँ पर जो आपके पास क्या था, 47, यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, 18 हो गया। ठीक है, तो पहले आपके पास डेटा ऐसा था, आपने क्या करा, अपडेट कमांड का यूज किया, अपडेट हो गई आपकी। फिर आपको लगा कि ये डेटा तो मैंने गलत कर दिया, मुझे अंडू करना है। अंडू करने के लिए आपको रोल बैक करना पड़ा और रोल बैक करने के बाद आपको सेम डेटा जो है वापस से मिल गया। बट अगर आप इसको रोल बैक को करने से पहले कमिट कमांड यूज ना करते, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर भी चेंजेस किया होता, 74 की जगह 64 की जगह आपने 80 किया होता, 90 किया होता, तो वो वाले चेंजेस भी आपके रोल बैक के साथ चेंज हो जाते। तो उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें कमिट कमांड का यूज करना पड़ता है। तो जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं उसको वो सेव कर लेती है एंड यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं रोल बैक कमांड का, जो अंडू करती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है और ये पूछ ली जाती है। तो इसी के साथ जो आपका जो ये यूनिट है ये भी खत्म हो जाता है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको ट्राई किया है, सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करा दूं। बहुत ही लेंथी टॉपिक्स थे, मैंने आपके जितना भी नीडेड पार्ट है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबका सब मैंने इसमें समझाया है। अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि छूट गया है या फिर कोई पार्ट जो है आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है PL SQL की वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। तब तक जो आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को अच्छी तरीके से कवर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। एंड अगर आपको समझ में आया हो, सिंटेक्स समझ में आया हो और आपको थोड़ा सा भी जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल रही हो, तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। ठीक है, बाय बाय गाइज एंड लाइक।